अच्छा सर, उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने सवाल दिया था सरप्राइज़ लिमिटेड, उसको देख के आप सरप्राइज़ नहीं हुए होगे और आपसे हो गया होगा। तो अब आओ चेक कर लेते हैं कि क्या आपसे ये सही हुआ या नहीं हुआ। इफ़ आई लुक एट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो कहता ये है कि भाई आप नोट बना के दें टैक्सेशन का, जिसके अंदर आप रिकन्सिलिएशन एक्सप्लेन करें कि टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है उन दोनों के बीच की। और वो कह रहा है ये चाहिए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, यानी ये तो फॉर द ईयर मांग रहा है। रिक्वायरमेंट बी को देखते हैं। वो कह ये रहा है कि भाई डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस निकाल के दे दो इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द टेम्पररी डिफरेंस। तो यानी वो अल्लाह का शुक्र है ओपनिंग नहीं मांग रहा, आपसे सिर्फ क्लोजिंग का जिक्र कर रहा है। तो आए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर द ईयर के डिफरेंसेस। सही है जी, जो पहली रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास रिक्वायरमेंट ए। अच्छा, सबसे पहले हम गए सवाल के अंदर एंड वी हैव लुक्ड एट कि आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। सर आपने कहा कि वो आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है आपके पास 130 मिलियन का। सही है जी। इसमें आपने करनी है सर कुछ कुल मिला के एडजस्टमेंट्स। मैं सवाल में गया तो पहली एडजस्टमेंट देखे क्या गया था, बोल रहे टैक्स का डेप्रिसिएशन एक्सीड कर गया है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से बाय ₹9 मिलियन, बाय ₹9 मिलियन, यानी टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। तो टैक्स वाले ने कहा होगा कि भाई शाबाश, इसको 9 को आप माइनस करें यहाँ से। अगेन रीड कर लेता हूँ, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय ₹9 मिलियन। सही है जी। और फिर आगे लिख के देता है कि रीवैल्यूएशन लॉस बुक हुआ है, रीवैल्यूएशन लॉस बुक हुआ है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ₹6 मिलियन। यानी अब इसको जरा थोड़ा सा समझें, रुकें, ठहरें। आपको क्या ये बात पता है कि जब रीवैल्यूएशन सरप्लस से इस लॉस को एडजस्ट किया गया है, मतलब इसका पीएनएल का इम्पैक्ट नहीं है, यानी मेरे पास सरप्लस का बैलेंस मौजूद था, जिसकी वजह से, अगेन मेरे बच्चों मेरी बात पे फोकस करना, मैं क्या कह रहा हूं, सरप्लस का बैलेंस मौजूद था जिसकी वजह से एक एंट्री बनी है पीपी क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, यानी पीएनएल का कोई इंपैक्ट नहीं है, ना ये चीज पीएनएल में है, ना टैक्स वाले को कोई पंचायत है, क्योंकि टैक्स वाला अपनी पंचायत कब करेगा, जब उसको कोई ऐसी चीज पीएनएल में दिखे जो उसके मतलब की नहीं है। तो आई बिलीव कि जब रीवैल्यूएशन लॉस जो बुक हुआ है, यानी रिवर्सल हुआ है, वो पीएनएल से नहीं हुआ। पीएनएल से तो तब होता ना जब पीएनएल का हिट होता। वो लिख के दे रहा है स्पेसिफिकली कि रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ ₹6 मिलियन, यानी लॉस हुआ है बट पीएनएल तक पहुंचा ही नहीं। अगर पीएनएल तक पहुंच जाता तो टैक्स वाला उसको नहीं मानता। देखो लिखा हुआ क्या है, अंडर टैक्स लॉस रीवैल्यूएशन हैज नो इफेक्ट, यानी जब रीवैल्यू हुआ होगा, रीवैल्यू हुआ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, रीवैल्यू जब हुआ होगा तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और उसी वक्त आपने इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी क्रिएट कर दी होगी, वाया कहां से, ओसीआई से। तो अब जब आपका लॉस बुक ओसीआई में हुआ है तो उसके ऊपर मौजूदा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी नहीं होना चाहिए ना, तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। यानी जब गेन बुक हुआ था ओसीआई में तो डेफर्ड टैक्स भी बुक हुआ था ओसीआई से, लॉस बुक हुआ है ओसीआई में तो डेफर्ड टैक्स रिवर्स भी हो जाएगा ओसीआई से, क्योंकि जब वो गेन नहीं रहा तो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स भी नहीं होना चाहिए। ये हो गई सिंपल सीधी जबान में बात। आ जाए जी आगे। फिर आगे लिख के देता है इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स इंटरेस्ट रिसीट्स बाय ₹12 मिलियन वाई कमीशन रिसीट है। पहले तो इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। सही है जी। और कह रहे दोनों रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्सेबल हैं। यानी अगर मैं यहां पे ठहर के आपसे एक सवाल पूछूं और आपको बोलूं कि मुझे ये बात बता दो मेरे बच्चों कि इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, यानी जो अक्रूवल बुक किया है वो 12 मिलियन से ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसीट, यानी इनकम ज्यादा है रिसीट कम है, तो क्या मैं कह सकता हूं इतनी ही अमाउंट रिसीव होने से रह गई। जब इतनी ही अमाउंट रिसीव होने से रह गई है तो आपकी टैक्स अथॉरिटीज कहेंगी कि मैं इसको इनकम मानती ही नहीं हूं, वो लेस करवा देगा।
जब लेस करवा देगा तो वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक देगा, एंड ऑन दिस यू नीड टू चार्ज डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो हमने कहा कि भाई एक तो इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा, और आपने कहा इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो 12 मिलियन है इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा। ये देखो अगेन रीड कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स इंटरेस्ट रिसीट, यानी रिसीट कम है इनकम ज्यादा, तो वो नहीं मान रहा। आगे सुने, बोला वाइल कमीशन रिसीट एक्सीड, यानी कमीशन में पैसे मिले हैं ज्यादा और इनकम है कम, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कमीशन जो मुझे इस साल रिसीव हुआ है वो ज्यादा, यानी पिछले साल की कोई रिकवरी हुई है जो वो इस बार टैक्स करेगा करंट टैक्स में, जबकि हम कहेंगे इसके ऊपर पहले ही मैं टैक्स बुक करके बैठा हूं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पीएनएल के अंदर इनकम कम है और एक्चुअल रिसीट ज्यादा है, तो जितने से एक्चुअल रिसीट ज्यादा है वो एडिशनली उसको टैक्स करेगा। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पे कमीशन इनकम 15 मिलियन की, आई होप 15 ही था, ये चेक कर लेता हूं मैं, 15 मिलियन की, वो इस पे करंट टैक्स चार्ज कर लेगा। मैं कहूंगा मैं तो पहले ही बुक करके बैठा हुआ था जब मैंने कमाया था पिछले साल, तो इसके ऊपर जो पिछले सालों में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की होगी आज मैं उसको रिवर्स करके इनकम बुक कर लूंगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द शॉर्टकट, तो आप कहेंगे इसको ऐड कराने से टैक्सेबल इनकम हो गई बच्चों ज्यादा, उसके ऊपर आने वाले टैक्स भी ज्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो यहां से हम पहुंचने के लिए लेस करेंगे तो डेफर्ड टैक्स इनकम। बट अलॉन्ग विद एवरीथिंग वी नीड टू नो द लॉजिक। क्लियर है? आगे फिर मैंने कहा कि आउट ऑफ टोटल डोनेशंस ऑफ ₹5 मिलियन ओनली 60% आर अलाउएबल इन टैक्स, यानी सर हमने पूरा 5 मिलियन माइनस किया हुआ है, तो वो कह रहा है 40% मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं यहां से डोनेशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करूं तो मैं ये कहूंगा मेरे बच्चों 5 मिलियन का 40% बोलेगा शाबाश, क्योंकि देखो वो 60% अलाउ कर रहा है ना, उस पर तो पंगा नहीं है। तो मसला किस पे? 40% पे। सर ये क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि ऊपर एज ए एक्सपेंस है, नीचे को बोल रहा नहीं बाबू शाबाश डोनेशन किया है तो किया है, 60% तक अलाउ है, दैट्स इट। अच्छा भाई, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ₹25 मिलियन इंकर्ड इन 2021। अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक मेरे साथ IAS 38 अभी तक नहीं किया, तो डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप जब खुद कोई इंटेंजिबल बना रहे होते हैं तो आप उसकी डेवलपमेंट पे किया गया खर्चा क्या कर लेते हैं? कैपिटलाइज कर लेते हैं। सही है जी? तो आपने क्या 25 मिलियन आपने कैपिटलाइज कर लिया, इंकर्ड इन 2021, ये इसी साल की बात कर रहा है। हैज बीन एक्सपेंस, यानी डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ रुपी, यानी आपने इस साल जो डेवलपमेंट पे खर्चा किया उसको आपने क्या कर दिया? एक्सपेंस आउट। टैक्सेशन के लॉज में, अच्छा फिर ये भी, अभी तो आप कह रहे थे सर ये कैपिटलाइज होता है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही होती तो आप उसको क्या कर देते हैं? एक्सपेंस आउट। तो अकाउंटिंग में वो सफाइसली एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है, यानी मेरे पीएनएल से 25 मिलियन माइनस हुआ हुआ है, जो कि ये कह रहा है। आगे, अंडर टैक्स लॉस डेवलपमेंट कॉस्ट आर अमोर्टाइज्ड एट द रेट ऑफ 28% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। अच्छा, अब इस वाले केस के अंदर अगर मैं ये कहूं कि सर 28% की बात है डेवलपमेंट कॉस्ट, तो डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर कितनी की है? सर आपने कहा डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर की है 25 मिलियन की, और वो मुझे जो एक साल का एक्सपेंस अलाउ कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है? 28% मैंने पूरा बुक किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 100 में से 28 माइनस कर दूं तो इतना वो मुझे इस साल अलाउ नहीं करता, कह रहा है बाद में ले लेना, क्योंकि वो अमोर्टाइज करवा रहा है। सही जी, वो कैपिटलाइज करके बोल रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ले लेना। तो हमने कहा कि मैं इसका 72% वापस से ऐड बैक कर रहा हूं। तो 25 का 72% हमने जब ऐड बैक किया तो हमने कहा कि भाई अकाउंटिंग के लिहाज से तो एक्सपेंस है ना, मैं इस पे सेविंग क्लेम करूंगा। सर व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज अ टेम्पररी डिफरेंस? सर आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मुझे आगे अलाउ कर लेगा, जिसकी डिडक्शन बनती इस साल है अकाउंटिंग के लिहाज से। आगे फिर कह रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज एट 31 दिसंबर 2 इंक्लूड अ बोरिंग कॉस्ट ऑफ ₹8 मिलियन, यानी आपने बोरिंग कॉस्ट तो पढ़ा वही ना IAS 23 में कि आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं। 2021 में किया हुआ आपने कैपिटलाइज। टैक्सेशन के लॉस के अंदर वो कह रहा है कि भाई जिस साल इंकर होती है वो एक्सपेंस के तौर पर अलाउ कर देता है। तो क्योंकि
आप इसको फ्यूचर में एज अ डिडक्शन लेंगे डेप्रिसिएशन के नाम पे, वो कह रहा है 10 माइनस करो, तो ये भी एक आपका टेम्परेरीली क्रिएटेड डिफरेंस आ गया। तो आपको टैक्स वाला कहेगा कि बाबू शाबाश इसको माइनस करो, कितने से माइनस करो, 8 मिलियन से। पर अगेन वो आपको किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, तो आप कहेंगे मैं इसके ऊपर बुक कर लूंगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। दिस इज अगेन अ टेम्परेरीली क्रिएटेड डिफरेंस। आगे लेके चलते हैं। हमने कहा ऑन जनवरी 1 2021, इस साल के शुरू में 31 दिसंबर ही है ना, हाँ, एसएल एक्वायर्ड शेयर्स इन फनी लिमिटेड फॉर ₹70 मिलियन, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। द इन्वेस्टमेंट इन एफएल वाज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू टू पीएनएल, ओह पीएनएल की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर एसएल रिसीव्ड 4 मिलियन एज अ डिविडेंड फ्रॉम एफएल, यानी 4 मिलियन का डिविडेंड भी शामिल है, इस बात को भी मद्देनजर रखें। एट ईयर एंड 10 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन रिकॉग्नाइज किया है मैंने, सही है जी, रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो गया डिविडेंड, गेन ऑफ ₹10 मिलियन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अंडर टैक्सेशन लॉस। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, बोल रहा है कैपिटल गेन जो टैक्स होगा 15% पे होगा एट द टाइम ऑफ सेल, यानी वो किसी फेयर वैल्यू गेन को नहीं मानना, जब बेचोगे तब आना। वाइल डिविडेंड रिसीव्ड, ये रिसीव हो चुका है ना, रिसीव्ड है, taxable at 10%. The intention of SL for holding the investment FL is to take benefit from the capital gain, यानी वो अगेन वही बात कह रहा है कि भाई इसकी इंटेंशन ये है कि वो कैपिटल गेन की मद में इसको आगे जाके बेचेगा, तो कैपिटल गेन का टैक्स रिड्यूस होगा। तो हमने सिंपली क्या किया मेरे बच्चों, सिंपली क्या किया मेरे बच्चों, हमने यहाँ पे एक तो डिविडेंड लेस किया ड्यू टू डिफरेंट स्लैब। कितना है जी, या क्वाइट आसान लग रहा है मुझे ये, सही जी। इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बल्कि करंट टैक्स बुक होगा एट कितने रेट पे भाई, डिविडेंड रिसीव टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, सही है जी। और फेयर वैल्यू गेन मैं क्यों हटा रहा हूँ यहाँ से, भाई वो टैक्सेबल नहीं है अभी, जब बेचोगे तब होगा, सही है जी। तो वो कह रहा है कि भाई इसको हटा दो अभी, शाबाश, मैं इसको नहीं मान रहा 10 को, इस पे मैं डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा एट द रेट ऑफ 15%, बिकॉज यू नो द इंटेंशन, बिकॉज यू नो द इंटेंशन। द इंटेंशन ऑफ एसएल फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एफएल इज टू टेक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, तो 15% इज रेलेवेंट फॉर यू। फिर बोले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट, ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए एंड यू नेवर नो आपको उसको क्लोजिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक चीज जो मुझे यहां पे देखनी है, अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन का मतलब यह है कि आपकी इनकम के मुकाबले में इस साल जो ऊपर हुआ था, कमीशन की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग था, ये अलग था, ये सारी चीजें। खैर, अगर मैं ये ओपनिंग के मुकाबले में बात करूं तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने के लिए मेरी ये काम आएंगी सारी फिगर्स। पर आई होप अभी इसमें अगर मैं अनअर्न्ड कमीशन को ग्रॉसअप करके भी देख लूं, अनअर्न्ड कमीशन पे अकाउंटिंग बेस, टैक्स बेस, यानी अकाउंटिंग बेस लिख रहा हूं, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट होगी, डिफरेंस होगा, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी या डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरी जान, ये यहाँ पे 9 का डेफर्ड टैक्स एसेट है। आपको ये तो बात पता है ना कि इसकी टैक्स बेस 0 होगी, क्योंकि वो रिसीव्ड बेसिस पे जब इनकम मान रहा है तो उसके लिए तो कुछ अनअर्न्ड है ही नहीं। तो हमने कहा टैक्स रेट कितना रहा है, 30%। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अनअर्न्ड कमीशन ये रहा होगा। और अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाऊँ आप लोगों के लिए, अगर मैं मेरी जान इसका टी अकाउंट बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो आपने कहा अनअर्न्ड कमीशन, ये आ गया। अनअर्न्ड कमीशन का ओपनिंग बैलेंस आपके पास था 30, सही है। इस साल वो क्या कह रहा है, इस साल वो क्या कह रहा है मेरे बच्चों, कि आपके पास, अज्यूम फिगर्स लूंगा मैं और कुछ भी नहीं है, इस साल वो क्या कह रहा है, आपके पास ऑल टुगेदर, इस साल आपके पास ऑल टुगेदर, यहाँ पे अनअर्न्ड की बात हो रही थी, ये रही, कमीशन रिसीट एक्सीड कर गई है 15 मिलियन से, यानी मैं कहूँ कि और मुझे पैसे मिले हैं, और मुझे पैसे मिले हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे इनकम रखूँ, अज्यूम्ड इनकम, क्योंकि वो कह रहा है पैसे ज़्यादा हैं इनकम कम है, तो मैंने कहा अगर मैंने यहाँ पे वो 25 मिलियन रखा है तो पैसे 15 मिलियन ज़्यादा रहे होंगे, अज्यूम्ड है। तो मैंने कहा मेरा क्लोजिंग
दिस प्लस दिस माइनस दिस रहा होगा। ये मैंने क्लोजिंग की वर्किंग कर ली है ताकि मैं क्लोजिंग का बैलेंस देख सकूं, क्योंकि एज एड है। बात क्लियर है? क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ ये डिफरेंस और क्रिएट हुआ है ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है, देखो अगेन रीड करो मेरी जान मेरे बच्चों, अगेन रीड करो। वो कह रहा है कि कमीशन रिसीड एक्सीड्स कमीशन इनकम बाय 15 मिलियन, यानी जो इस साल मेरा अनअर्न इनकम में बदला है उसके मुकाबले में पैसे ज़्यादा मिले हैं। यानी जब पैसे ज़्यादा मिले हैं तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 30 में से 25 इनकम बन गया, 5 बच गया, 40 और आ गया तो 45 हो गया। 40 साल का 5 पता नहीं इंक्रीज हुआ, इन्हांस हुआ है। तो ये रहा आपके सामने, बात क्लियर है? तो वो टेक्निकली 15 से इन्हांस हुआ है ना, क्योंकि जितने से पैसे ज़्यादा आए उतने से ही मेरा क्लोजिंग बढ़ जाएगा। क्लैरिटी है? अगर इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट रिसीवेबल, आ जाएं जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ये हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ओपनिंग की बात कर रहे हैं बच्चों। तो हम ये कह रहे हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए आपकी टैक्स बेस जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जब मैं इनकम ही नहीं मानता तो मैं इसका रिसीवेबल क्यों मानूंगा, मैं तो रिसीट बेसिस पे मानता हूँ। तो हमने कहा इसके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई है आपने 3 की, मैंने इसको भी ग्रॉस अप किया तो 10 आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ ये 10 का मेरा रिसीवेबल रहा होगा? तो हमने कहा इसको अगर मैं हटा दूं, डिलीट ये रहा, तो हमने कहा भाई ओपनिंग आपके पास था कितना जी, ये आपने निकाला 10। अब इसमें मंतक अलग है, वो कह रहा है इस साल इंटरेस्ट के केस के अंदर, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट रिसीट ऑफ 12 मिलियन, सही है नहीं, इनकम एक्सीडेड रिसीट, यानी इनकम मेरी ज़्यादा है और रिसीट कम है। तो मैंने कहा कि अगर मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे कहूँ कि मैंने कोई 28 मिलियन की इनकम कमाई है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ समझने के लिए, और कैश 12 मिलियन से कम है, तो मेरा क्लोजिंग डिफरेंस आई बिलीव और इंक्रीज हुआ होगा, ये 22 हो गया। देखो ना, अगेन मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी इनकम ये देखो यहाँ पे वापस से इंटरेस्ट इनकम एक्सीडेड इंटरेस्ट रिसीट, यानी इनकम मेरी ज़्यादा है, रिसीट मेरी कम है। तो मैंने यही कर लिया यहाँ पे अज्यूम फिगर्स पे। तो मैंने कहा क्या मैं कह सकता हूँ ये डिफरेंस और एनहांस हुआ होगा, क्योंकि वो इस इनकम को मान ही नहीं रहा ना जब तक यू विल नॉट रिसीव इट। तो इसीलिए आपका ये डिफरेंस इनहांस हो गया टेक्निकली कितने से, उसी 12 से, क्योंकि तुमने इनकम ज़्यादा बुक की है, ये फर्दर इस 12 को नहीं मान रहा इस साल। बात क्लियर है? तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस के लिए वर्केबल चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। सही है जी। पीपी पे आते हैं। खैर, अब मैंने कहा पीपी की भी बारी हो गई आपकी। अब मैं आ गया ज़रा यहाँ पे भाई टैक्सेबल इनकम पे। ये आ गई हमारी सर टैक्सेबल इनकम एट सिंगल रेट। टैक्सेबल इनकम आ गई सर ये बच्चों मेरी कितने पे, सिंगल रेट के ऊपर। मैंने कहा टैक्स रेट भाई आपका कितना चल रहा है सर, 30%। मैंने कहा इसके ऊपर आप अगर 30% लगा दें तो ये आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस। इसके अंदर मेरी जान मेरे बच्चों आप ऐड कर दें, सही है जी, डिविडेंड, तो 4 का 10%, क्योंकि रिसीव हो चुका है। रिसीव नहीं होता तो इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स था भाई, ये आ गया। कोई प्रायर ईयर टैक्स का झंझट नहीं है, टोटल करंट टैक्स आ गया ये। अच्छा भाई, अब हमने कहा हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन। अल्लाह का शुक्र है कोई चेंज इन टैक्स रेट नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले जो सवाल था वो तो अल्लाह माफ़ करे दिमाग की धज्जियाँ उड़ाने वाला था। अकाउंटिंग टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, हमने कहा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट है स्ट्रेट 30%। अच्छा जी, हमने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स बोल रहा हूँ, करंट टैक्स एक्सपेंस बुक किया 37 का। डेफर्ड टैक्स नेट क्या बुक होना है पहले ये हमें कंक्लूड करना है। मैं ऊपर गया, मैंने कहा सर इस पे एक्सपेंस, पहले मैं एक्सपेंस वाले सम कर रहा हूँ ना ताकि आपको समझ आए। इस पे एक्सपेंस, सही है जी। अच्छा, अगर मैं देखूं तो 29 मिलियन के डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है, सही है जी। और अगर मैं देखूं इन दोनों पे डेफर्ड टैक्स इनकम है,
तो मैंने कहा नेट डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो रही है जो कि शेयर्ड रेट के ऊपर है, क्योंकि आगे बेनिफिट भी इतना ही मिलेगा। यानी मैं बोल रहा हूँ नेट बेसिस पे डेफर्ड टैक्स इनकम है, कितना रेट है इसका, 30%। इसको मुका दो, इसको मुका दो, ये डेफर्ड टैक्स इनकम आ गई। सही है जी। मैंने कहा ये 1.2 की डेफर्ड टैक्स इनकम आ गई नेट। अब देख लेते हैं कि अब आपके पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के लिए ये बच गया। तो मैंने कहा इसके ऊपर तो सर मैं 15% का डेफर्ड टैक्स बुक करूँगा ना, क्योंकि इस पे रेट अलग है। तो मैं कहूँगा देखें ऑल टुगेदर पहले इससे पहले अगर मैं देखता तो मेरे पास 1.2 का डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हुई है। क्यों? क्योंकि आप देखें अगर मैं 18 और मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बताना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, 33 के डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स इनकम है और 29 के डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। तो नेट डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो रही है 4 के डिफरेंस पे, और 4 का अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, मैं 4 का 29% लूं तो डेफर्ड टैक्स इनकम कुछ ये आ रही है 1.2 या यू कैन से 1.16 ये रही। अच्छा ये एग्जैक्टली जो 30% के बाद आ रही है, 29 क्यों ले रहा हूं भाई, 30 है, 1.2 क्लैरिटी है। अच्छा भाई ये डेफर्ड टैक्स इनकम है, पर अगर मैं इसी के ऊपर 15% ले लूं तो देखिए मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 15% अगर मैं बुक कर रहा हूं 10 पे, तो वो ऑल टुगेदर मेरी डेफर्ड टैक्स इनकम को डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में बदल रहा है। और कितना कर रहा है, 0.3। ये ना आपके सामने 15%। तो अगर मैं मेरे बच्चों यहां पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूं 15% का, तो ये देखें 0.3 का नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हो गया। मैंने आपको अलग अलग भी करके बता दिया है इन ना वे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मैंने कहा सब कुछ कर करा के अलग अलग रेट को कंसिडर करके नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। क्लैरिटी है। मैंने इसको सम किया तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा। सर लेट्स केटर परमानेंट डिफरेंसेस। पहले तो आ जाएं आप सर सीधा डोनेशन पे। डोनेशन ऊपर कितना डिसअलाउ हुआ था सर, 2 का। क्या मैं कह सकता हूँ ऊपर 2 का 30% माइनस हुआ हुआ है, नीचे 2 के 30% पे एडिशनली टैक्स है, तो आप इसको ऐड कर दें। आप बोलें कि भाई इस पे अलग से टैक्स दिया है, अब ये चला गया जेब से तो इस पे नहीं मिल सकती सेविंग, तो भाई अल्लाह हाफिज़ से तो डिफरेंस और बढ़ गया। होल्ड ऑन, देखते हैं डिविडेंड ऊपर पूरा शामिल है, उसके ऊपर 30% शामिल है, जबकि नीचे डिविडेंड कितने परसेंट पे है सर, 10% पे। तो हमने कहा 4 का 20% कटा दें, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कम पे किया है। तो ये हमारा बेनिफिट। तो शेयर होल्डर को बोलो बाबू तुम क्या कंपेयर कर रहे हो, तो हमने 4 का 20% कटा दिया। सर अभी भी ये डिफरेंस नहीं बैठता, अभी भी देखें ये बन गया 38.8। अभी भी देखते हैं भाई। फिर मुझे याद आ गया फेयर वैल्यू गेन ऊपर पूरा 30% पे टैक्स हुआ है, जबकि उसके ऊपर नीचे जो डेफर्ड टैक्स बुक हुआ है मेरे बच्चों वो 15% पे हुआ है। तो मैंने कहा कि वो जो 10 मिलियन का गेन है उस पर 15% नीचे कम है, क्योंकि मैंने कहा कि चलो मैं आगे जाके टैक्स दूंगा भी तो 15 का ही दूंगा भाई, अब ऊपर 30 से क्या कंपेयर कर रहे हो। तो हमने कहा इसके ऊपर 15%। तो अगर मैं इन सब को नेट कर दूं तो सर ये एग्जैक्टली मैच होता है इससे। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि आपने सही किया होगा। अब सर हम आ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। हमने कहा कि सर दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी क्या है मेरे बच्चों, डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी, या पहले यूं कर लेते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज एट 31 दिसंबर 2020 या 21 है भाई। अच्छा पहले आसान कर लें जो हमने किया हुआ है। हमने कहा इंटरेस्ट रिसीवेबल, और यहाँ से चीज़ें उठा लेते हैं। यह था अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और ये सारी चीज़ें। अच्छा अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट हमने उठा ली, ये अज्यूम फिगर है ना, टैक्स बेस 0, तो डिफरेंस ये है। आप सिंपल डिफरेंस भी रख सकते हैं, ये लिए मैंने ये रख दिया क्योंकि मुझे पता है ना टैक्स बेस 0 है। तो अज्यूम फिगर आपकी वो थी, आपने कहा इसके ऊपर
आज तक उसने इसको इनकम को नहीं माना, आज तक मेरे लिए ये इनकम है, इसके ऊपर 30% का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ा होना, मौजूद होना चाहिए। क्लैरिटी है? आगे फिर मैंने कहा अनअर्न्ड कमीशन, आज तक वो इसको इनकम मानता आया है और आज तक मैं उसको अनअर्न्ड मानता आया हूँ, तो आज तक वो बिला वजह इस पर टैक्स लगाता रहा है और मैंने आज तक उस पर सेविंग डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की होगी कितने पे? 45 पे। तो डिफरेंस इन्हांस होके इतने पे आ गया होगा। ये भी क्लियर है बात? अच्छा भाई, अब बकाया देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं अब किसकी भाई? पीपीई की। पीपीई का ओपनिंग डिफरेंस कितना था, ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। और ये बहुत क्रिटिकल बात है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ अभी, क्रिटिकल बात है। मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस दिया हुआ है 18 का, इसको मैंने ग्रॉस अप किया तो ये 60 हो गया। अब प्लीज़ मेरे बच्चों मेरी बात फोकस होकर सुनना, क्या आप ये बात मानते हो कि ओपनिंग में 6 मिलियन का सरप्लस भी है? नहीं आई बात समझ? ये देख लो, मैंने कहा कि भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट में इस बार रिवर्सल बुक हुआ है 6 मिलियन का, मतलब ओपनिंग में तो सरप्लस होगा ना, तो पीपी में भी होगा। यानी मैं ये कहूँ कि मेरे पास बकाया डिफरेंसेस तो होंगे, उसका कोई दो राय नहीं है, पर मेरे पास ऑल टुगेदर इस पीपी के ऊपर 6 मिलियन के ऊपर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। यानी अगर मैं कहूँ ओवरऑल 18 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना, यहाँ पे लिखता भी हूँ ताकि आपको समझ आए, ओवरऑल 18 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है कि आज तक टैक्स बेस कम है। अच्छा, अब एक और चीज़ लिखते हैं, टैक्स बेस आज तक कम होने का मतलब दो चीज़ें हैं इस केस में। पहला, दो चीज़ें हैं, इसको यूं करते हैं। पहला, या तो टैक्सेशन में, सही है जी, डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक हुई है। अगर देखो टैक्स बेस कम रही है ना आज तक, तभी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। क्यों? अच्छा, टैक्स बेस कम क्यों होगी? पहली, डेप्रिसिएशन वहाँ पे ज़्यादा है, वो माइनस करवा के टैक्सेबल इनकम को कम रहा होगा, किसी इनकम को टैक्स होने से रोकता रहा होगा। हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर करके लायबिलिटी बुक की होगी। तो क्या लिखा है मैंने? या तो टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक हुई है, सही है, या तो टैक्सेशन में, इसको यूँ करते हैं ना, या तो डेप्रिसिएशन इन टैक्सेशन ज़्यादा बुक हुई है, या तो रीवैल्यूएशन है अकाउंटिंग में। यहाँ पे ये दोनों है, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर इस 60 मिलियन में से मैं 6 मिलियन कटा दूँ तो बकाया डिफरेंस 54 मिलियन का, दिस डिफरेंस प्योरली pertains to depreciation difference। यानी मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि देखो यार, मेरी जो अकाउंटिंग बेस है वो ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है, तभी ये डिफरेंस आ रहा है, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है। पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब आती है? जब आप कहते हैं आपकी टैक्स बेस कम है, क्योंकि वहाँ पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिल के ये हरकत हुई है। पर मैं कह रहा हूँ एक और भी तो फैक्टर आपको पता लगा, एक और भी फैक्ट आपको पता लगा है। वो फैक्ट क्या है कि आपके पास इस साल रीवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स हुआ है। बकाया भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ मुझे 6 का तो पता ही है ना, मुझे 6 का तो पता ही है, जो कि इस साल रिवर्स हो चुका है। बात क्लियर? इस साल रिवर्स हो चुका है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे बच्चों के मेरे पास 54 मिलियन का ओपनिंग, यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुल मिला के 18 ही है, यानी इसके ऊपर 30% बुक करूं तो ये है, तो इसके ऊपर 1.8 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पर्टेन्स टू रीवैल्यूएशन। और अगर मैं कहूं ये जो अमाउंट है मेरी पर्टेन्स टू डेप्रिसिएशन डिफरेंस, अगर कहूं कि यही डिफरेंस है, आई होप दिस इज क्लियर। आप ये समझ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सही जी। ये बात हो गई ओपनिंग तक की।
अब आए फॉर द ईयर लेके चलते हैं। अच्छा, अगर मैं फॉर द ईयर की बात करूं तो ये 6 तो आप कटा देना, ये तो कट ही गया ना, तो आप इसको कंसिडर ही नहीं करें, या तो क्लोजिंग पे आते आते इसको हटा दें, बात एक ही है। मैंने ओपनिंग से हटा दिया क्योंकि ये वाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए आपके लिए, ये वाली जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ये वाली जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसको मतलब सुंदर बना दें। अच्छा जी, डब्बा ऐड करना पड़ेगा भाई सुंदरता के लिए। हमने कहा ये वाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी फॉर द ईयर रीवैल्यूएशन के रिवर्सल से। सही है जी। तो हमने इसको ये कर लिया भाई, ये वाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी किससे? रीवैल्यूएशन के रिवर्सल से। इसका डब्बा भी बोल्ड कर लेते हैं, पहले तो इसका कलर ब्लैक करें सर, और आपने कहा कि ये आ गया अगेन। सही है जी, ये वाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी फॉर द ईयर के रीवैल्यूएशन के रिवर्सल से। बचा कितना? 54। बात कर लें 54 की। अच्छा, आप बात समझिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि 54 पे डेफर्ड टैक्स कितना बचा था? 16.2 का। 16.2 का ओपनिंग फॉर द ईयर में देखें क्या हुआ है। फॉर द ईयर के अंदर आपने मजीद डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया, यानी वो क्या कह रहा है, टैक्स डेप्रिसिएशन मजीद इन्हांस हो गया, टैक्स डेप्रिसिएशन और ज़्यादा हो गया, तो ये जो डिफरेंस है डेफिनेटली और बड़ा हो गया होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसको मैं यहाँ पे ले आया और इस डिफरेंस के अंदर मैं 9 और ऐड कर दूँ, तो कुल मिला के क्लोजिंग डिफरेंस 63 का हो गया होगा। और अगर मैं इसके ऊपर ये करूं तो ये बनता है, और मैं सिंपल एक काम ये करूं कि अगर मैं इसके ऊपर मजीद 30% बुक कर लूं 2.7, तो देखें 16.2 और 2.7 यही बनता है। तो आप मेरी बात समझें मेरे बच्चों, आप मेरी बात ये समझें कि चाहे मैं आइदर वे जाऊं, आंसर यही आना है। तो इससे ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक एंड लेवल का पॉइंट था। बात क्लियर है? तो हमने सिंपली क्या किया सर, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो टोटल है वो सर सिंसियरली ये डिफरेंस रखा, और मैंने कहा इसके ऊपर भाई शाबाश, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इतने की। ख़त्म हो गए डिफरेंसेस? नहीं भाई, क्या हो गया, ख़त्म कहाँ से हो गए? पीपी हो गया, इंटरेस्ट और अनअर्न्ड हो गया, डोनेशन पे तो कुछ है ही नहीं। डेवलपमेंट कॉस्ट की बात कर लेते हैं बाबू। डेवलपमेंट कॉस्ट 25 मिलियन आप उसको एक्सपेंस आउट कर चुके थे। उसके लिए टैक्स वाले के लिए क्या इसके ऊपर टैक्स बेस है? तो क्या मैं कह सकता हूँ टैक्स वाले के लिए अगर टैक्स बेस है, क्योंकि वो अमोर्टाइज करवा रहा है, तो टैक्स वाले के लिए टैक्स बेस कितनी है? पूरी 25 है। नो सर, 25 नहीं है। उसके लिए जो टैक्स बेस है मैं सीधे यहाँ से उठा लेता हूँ ना, 18 है। 25 में से वो 28 मिलियन अमोर्टाइज करवा चुका है ना, यानी अगर मैं यहाँ पे भी करके देख लूँ ताकि गलती नहीं हो, 25 में से 28% उसने अमोर्टाइज करा दिया, तो ये बच गया। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने मुझे डिडक्शन, यानी आज तक उसकी अमाउंट आ रही है तो आज तक उसने मुझे डिडक्शन अलाउ नहीं की, ऐड बैक किया है। पर मैंने सेविंग क्लेम करने के लिए क्या बुक किया होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट, इस पे बुक कर लिया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये आ गया। बात क्लियर है? चलें जी, है सर। अब आगे, अब मैंने कहा भाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका जो है 8 मिलियन कैपिटलाइज हुआ है। सही है जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये बेसिकली है ये आपका बोरिंग कॉस्ट। उसने कहा मैं तो एक्सपेंस मान रहा हूँ ना भाई, तो आपकी किसी इनकम को उसने बिला वजह टैक्स होने से रोका होगा, तो आपने कहा ये लो भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चार्ज कर ली हमने। क्या कर लोगे तुम? टेम्पररी क्रिएटेड डिफरेंस है। आगे जाके जब आपका ये एक्सपेंस बुक होगा, टैक्स वाला बोलेगा शाबाश इस पर टैक्स दो, क्योंकि मैं डिडक्शन दे चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे? लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक कर लेंगे। आगे आ जाएं। फिर मैंने कहा सर इसके बाद कि हमारे पास ये जो डिविडेंड वाला मामला था, इस पर तो कुछ भी नहीं था। हाँ, इसके ऊपर जो एक फेयर वैल्यू गेन है,
फेयर वैल्यू गेन के ऊपर, टोटलिटी के गेन के ऊपर 10 आप कह रहे हैं और वो आपको कह रहा है मैं इसको गेन नहीं मान रहा, तो इसके ऊपर आपने टेक्निकली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की है पर एट द रेट ऑफ 15%। तो अगर मैं ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 15% के साथ ये सम करूं तो आपके पास क्लोजिंग नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन ऑफ सरप्राइज लिमिटेड, और आई होप आपसे ये हो गया होगा। जो करेक्शंस हुई हैं वो करें, मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।